दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वास क्या थे, यानी कि वो लोग कौन से धर्म को मानते थे और उस धर्म की क्या क्या खास बातें थी। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं धार्मिक बिलीफ में। तो इनकी जो पहली लाइन लिखी हुई है, नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनिटी अबाउट द रिलीजन ऑफ द हड़प्पान एज नो टेम्पल आर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। दोस्तों इसके बारे में निश्चित रूप से ये कह पाना कि ये लोग कौन से धर्म को मानते थे ये थोड़ा सा कठिन है। क्यों? क्योंकि उस समय जब ये खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान उस क्षेत्र में, पूरे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के क्षेत्र में कोई भी मंदिर या कोई भी ऐसा धार्मिक स्ट्रक्चर संरचना नहीं मिली जिससे कि हम ये निश्चित रूप से होकर के एक ठोस सबूत के साथ में कह सकें कि ये लोग इस धर्म का पालन करते थे। हाउएवर द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पान्स कैन बी नोन फ्रॉम द सील एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्कल्पचर्स। हालांकि इनके जो धार्मिक विश्वास थे, इस धार्मिक विश्वास को हड़प्पा वालों के हम लोग उनकी सील्स यानी कि जो उनकी मोहरें थी उन मोहरों पे और जो उनकी जो स्कल्पचर यानी कि जो शिल्प कलाएं थी उनके आधार पर हम ये जज कर सकते हैं कि हाँ ये लोग हो सकता है संभवतः इस धर्म को मानते रहे होंगे या उनके ये ईश्वर थे जिनकी वो पूजा करते रहे होंगे। जैसे द एनिमल्स लाइक हम्प्ड बुल मीन्स एक कुबरदार बैल, एलिफेंट, राइनोसोरस, tiger, lion, and tree-like people, and acacia epidected on the seal that tell us that these plants and animals were considered sacred by the हड़प्पान्स। अब देखो जैसे भी हम लोगों ने चर्चा की कि हड़प्पा के बारे में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि हम धार्मिक रूप से उनके ये बात कर सके, ये बता सके हाँ ये लोग इस धर्म को मानते थे। लेकिन उनकी मोहरों में ज़्यादातर हम्प्ड बुल मिला यानी कि कुबरदाल, बैल, हाथी, राइनोसोरस, टाइगर, लायन और पीपल के पेड़ और एकेसिया, इस तरीके की चीज़ें उनके सील पे पाई गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग धार्मिक तो थे, यानी कि ये लोग आस्था रखते थे धर्म में। डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द टेराकोटा फीमेल फिगर शो दैट वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज क्वाइट पॉपुलर। अब ढेर सारी जो टेराकोटा की चीज़ें मिली इनकी, उन टेराकोटा की चीज़ों में यानी कि जैसे टेराकोटा की इनकी मोहरें मिली या टेराकोटा के बर्तन मिले या टेराकोटा की कुछ और आकृतियाँ मिली। टेराकोटा का मतलब कि मिट्टी की वो चीज़ें जो कि पका करके अच्छे से तैयार की जाती है। जैसे हम लोग अभी मार्केट में मिट्टी की मूर्तियाँ ले आते हैं जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, तो वो टेराकोटा कही जाती है। तो इनकी टेराकोटा की जो मूर्तियाँ थी उसमें फीमेल फिगर ज़्यादा मिले। फीमेल फिगर का मतलब कि महिलाओं के चित्र ज़्यादा मिले। तो उससे संभवतः ये माना जाता है कि ये लोग मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा का मतलब कि औरत को देवी के रूप में पूजा जाता रहा होगा, ऐसा संभवतः हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एमंग द मेल गॉड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज अ थ्री-फेस्ड deity wearing a horn dress and surrounded by the elephant, tiger, buffalo and rhinoceros. This god has been defined as a पशुपति महादेवा। अब इन देवियों के बीच में यानी कि जो महिलाओं की मूर्तियां मिली, इन सभी के बीच में एक पुरुष देवता की मूर्ति मिली जो कि एक सींग का मुकुट धारण की हुई थी, यानी कि ऐसा लगता है हाँ जो वो सिर पे पहने हुए हैं उसमें दोनों तरफ से सींग निकला हुआ है और एक उनके ऊपर से एक कपड़ा यानी कि वो एक तरीके से ड्रेस पहने हुए हैं जिसपे कि सींग उस पर भी दिखाई दे रही है। और उनके आसपास में एलिफेंट, टाइगर, बुफेलो और राइनोसोरस दिखते हैं। इनको ऐसा माना गया कि ये उनके देव रहे होंगे जो कि पशुपति महादेव के नाम से जाने गए। यानी कि इतिहासकारों ने बताया कि ये जो देवता हैं उन्हें पशुपति महादेव या पशुपति नाथ के रूप में पूजा जाता था उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जरिए। अब देख लेते हैं इस इमेज को। ये जो इमेज आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, ये इमेज है मदर गॉडेस की, यानी कि इस तरीके की जो मूर्तियां मिली, इन मूर्तियों की मात्रा अत्यधिक थी। इसकी वजह से यह माना गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, यानी कि मातृ देवी की पूजा करते थे। लेकिन ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं सामने, इस चित्र में ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसमें सिंह के आकार के जैसे ये ऊपर मुकुट धारण किए हुए हैं और ऊपर भी देखते हैं तो इसे कुछ ऐसे आभूषण पहने हुए जिसपे ये सिंह लगे हुए हैं। तो इनको माना जाता है कि ये उस समय के देवता रहे होंगे और पशुपति नाथ के रूप में रहे होंगे। पशुपति नाथ ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इनके आसपास में देखते हैं
तो जानवर जैसे राइनोसोरस है, बुफेलो है, लायन है, इन सभी जानवरों को आसपास में बिठाया गया है। तो इसी के आधार पर यह जज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये पशुपतिनाथ, यानी कि पशु का मतलब कि वो जानवरों की देखभाल करने के लिए एक देवता के रूप में स्थापित थे। तो इस तरीके से इनका नाम पशुपति महादेव के रूप में माना गया। अब चूंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इन सभ्यता के लोग में पशु पालने की प्रथा भी थी, यानी कि ये लोग पशुपालन करते थे। तो हो सकता है ऐसा भी संभवतः हो रहा हो कि ये जो पशुपतिनाथ हैं, ये पशुओं के देवता के रूप में रहे हो, यानी कि उन सभ्यता की ये मान्यता रही हो कि ये पशुओं की देखभाल करते हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में इसके लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई ऐसे मंदिर नहीं है या कोई ऐसी कलाकृतियां नहीं मिली जिसे हम कह सके हाँ ये इतने ज़्यादा धार्मिक होते थे। बट इसी के आधार पर हम जज कर सकते हैं, यानी कि जो अवशेष मिले हुए इसके आधार पर ऐसा हम मान सकते हैं। बढ़ते आगे और देखते हैं कि सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता इतनी विकसित हुई और इतने सिस्टमेटिक, इतने साइंटिफिक ढंग से इसने विकास किया, तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगेन टू डिक्लाइन बाय द 17 to 50 BC एंड बाय 1500 BCE इट मोर एंड लेस डिसअपीयर्ड। देखते हैं 1750 BCE से लेकर के 1500 BCE के बीच में ये जो सभ्यता है धीरे धीरे एकदम से गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट इज नॉट एग्जैक्टली नोन व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। अब देखो कंफर्म रूप से अभी इसके बारे में भी हमें ये कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं कि 100% हम श्योरता के साथ में, निश्चितता के साथ में कह सके कि सभ्यता इसी वजह से खत्म हुई। बट कुछ बातें हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो कुछ पॉइंट्स को मानते हैं कि हाँ ये कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हुई। तो हाइवर हिस्टोरियन हैड पुट फॉरवर्ड वेरियस रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, सब ऑफ दीज आर फॉलोइंग। जैसा भी हमने चर्चा की कि इतिहासकार सिर्फ मानते हैं हाँ कुछ ये कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई, इस धरती से इसका पतन हो गया, जिसमें से कुछ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं तो पहला जो इसमें देखने को मिलता है वो होता है नेचुरल क्लाइमेटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदा आई रही होगी, लाइक एज फ्लड रहा होगा, यानी कि बाढ़ आई रही होगी, या अर्थक्वेक तेजी से आया रहा होगा जो कि उस समय की मानव सभ्यता को वहां से डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, जो कि सभ्यता के पतन का कारण बना। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से इस पे भी इतिहासकार सहमत नहीं है, क्योंकि बाढ़ आने से पूरे की पूरे सभ्यता का पतन हो जाना ये 100% श्योरता के साथ में हम नहीं कर सकते। भूकंप भी आए तो भूकंप के साथ में भी ऐसा नहीं है कि हाँ पूरी की पूरी सभ्यता एक बार में ही एक जैसे ही खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो में ये देखते हैं कि वो उसको मृतकों का टीला बोला जाता है। बहुत ढेर सारे मनुष्यों की जो कंकाल हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इससे दो चीज़ें होती, या तो वो उस समय के लिए एक कह सकते हैं हम लोग कि कब्रिस्तान रहा होगा, या तो फिर लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी उस जगह पे और इस वजह से ढेर सारे लोगों की मृत्यु हुई और सभी लोगों के कंकाल वहाँ पे दफन हुए रहे। तो अब अगर हम कब्रिस्तान के रूप में बात करें तो जरूरी नहीं है कि वहीं पे रहे हो, और भी जगह पे कब्रिस्तान हो सकते थे। लेकिन हाँ ये सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ अगर लड़ाई हुई होगी तो एक ही प्लेस पे हुई होगी और वहाँ पे इस तरीके से इतनी ज़्यादा लोगों के जो कंकाल तंत्र है वो पाए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए भी तो ये पहला हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरल क्लाइमेटीज को कुछ इतिहासकार मानते हैं। दूसरा मानते हैं कि इन्वेडिंग आर्याज, आर्याज का मतलब कि आर्यों का आक्रमण, आर्य का मतलब कि जो विदेश से आए हुए हों, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि इंडस सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए विदेश से आक्रमणकारी आए और उन्होंने उन आक्रांताओं ने आकर के इस सभ्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये कुछ हद तक सही भी समझ में आता है। इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आए जो कि हम मजबूत हो, संख्या में ज़्यादा हो, उसके पास हो सकता है कि उन लोगों से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी रही हो और वो उन पूरी तरीके से वहाँ के लोगों को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म करके अपनी अलग तरीके से सभ्यता का विकास किया हो। बट कोई 100% श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बारे में भी पूरी तरीके से कोई साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट वन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कि जंगल का कटाव, टू द एक्सेसिव यूज ऑफ वुड फॉर द मेकिंग कॉपर एंड ब्रोंज टू बेक ब्रिक्स, पोट्री, स्टोनवेयर एंड मेक बोट एंड फर्नीचर लेड टू द ड्राइंग ऑफ लैंड एंड रेंडर्ड इट इनफर्टिल।
ऐसा माना जाता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर और ब्रोंज को तैयार करने में, ईंटों को पकाने में, और जो पॉटरीज थी उनकी यानी कि मिट्टी के बर्तन थे उसको तैयार करने में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई किए। और अंधाधुंध मात्रा में जंगलों की कटाई से बारिश होना बंद हो गई, सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने की वजह से फसलें नष्ट हुई, जिससे कि इन लोगों की सभ्यता का विनाश हुआ। तो फिर भी इसको मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि हाँ डिफॉरेस्टेशन से ही ये पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हुई। हाँ, यदि इन तीनों पॉइंट्स को जब भी हमने डिस्कस किया, नेचुरल क्लाइमेटीज का हो, इन्वेडिंग एरियाज हो, डिफॉरेस्टेशन हो, तो ये तीनों कारक भी हो सकते हैं। इन तीनों कारकों को मिलाया जाए तो ये हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इतिहास अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक पूरी तरीके से कोई 100% हमको एविडेंस ना मिल जाए, उस पर क्लियर बात को कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज ऑफ फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द सेलिनिटी ऑफ द सोइल कास्ट बाय द एक्सपेंशन ऑफ द नेबरिंग डिजर्ट। अब देखो, जो मिट्टी थी, मिट्टी का अधिक मात्रा में सेलिनिटी किया गया हो, यानी कि उसमें ज़्यादा मात्रा में उपज आई हो, उपजाया गया हो, और उसकी जो उपजाऊ शक्ति थी वो खत्म हो गई। और नेबरिंग डिजर्ट से, नेबरिंग डिजर्ट का मतलब कि जैसे देखते हैं कि राजस्थान के एरिया में क्या था कि अभी भी देखने को मिलता है कि वो एरिया रेगिस्तान का था, डिजर्ट था। तो हो सकता है कि इससे बढ़ते बढ़ते पूरे एरिया में डिजर्ट हो गया हो और ये सभ्यता का पतन होने का एक कारण बना हो। लेकिन जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये इतिहास, और इतिहास में जब तक चीज़ें पूरे 100% एविडेंस के साथ में न कही जाए, उसे हम संभवतः मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस लेड टू द फ्लडिंग एंड हिंटरलैंड ऑफ द मोहनजोदड़ो एंड इट्स अल्टीमेट डिक्लाइन। देखो, चेंजेस में क्या है कि ये नदी जो है, जैसे कि जो सिंधु नदी है, हो सकता है कि उस जिस रास्ते से बह रही थी उस रास्ते से उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, और डायरेक्शन को चेंज करके वो दूसरे एरिया से बहने लगी, तो उस एरिया में पानी की मात्रा की कमी हो गई, जो कि पानी की मात्रा की कमी की वजह से उस सभ्यता के विनाश का कारण बनी। ऐसा हो सकता है, ये पूरी तरीके से ये भी निश्चित नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं इनमें से कोई एक कारण रहा होगा, या ये सभी कारण मिल करके इस सभ्यता के पतन का कारण बने हो। बट मेनली अगर देखा जाए तो इसमें सबसे सटीक और सबसे जो ये देखा जाए कि हाँ अगर ठोस बात की जाए तो वो होता है कि इन्वेडिंग, यानी कि किसी बाहरी आक्रांता के आ करके इस पूरी की पूरी सभ्यता को खत्म किया जाना। क्योंकि ये सिर्फ हम उसी सभ्यता में नहीं, आज के टाइम पे भी देखते हैं। तो कुछ समय पहले जा करके देखें तो जो डाकुओं का माहौल हुआ करता था, वो जिस गांव में या जिस एरिया में आते थे उस पूरे के पूरे गांव के पूरे पूरे एरिया को मार करके ख़त्म कर देते थे। तो ऐसा हो सकता है कि ये कारण रहा हो, और इसको हम ज़्यादा श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेरिटेज। हेरिटेज का मीन्स होता है विरासत। विरासत होता है वो दोस्तों, जब कोई भी परंपरा, कोई भी संस्कृति, सभ्यता या कोई भी ऐसी कल्चर एक पीढ़ी के बाद में या एक सभ्यता के बाद में दूसरी सभ्यता में उसे अपना ले जाती है, दूसरी पीढ़ी के लोग उसे अपना लेते हैं, तो उसे कहा जाता है हेरिटेज। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें छोड़ी जो आज के टाइम पे या उसके बाद में लेटर में उसे अन्य सभ्यताओं के द्वारा अपनाया गया, उसे ही कहेंगे हेरिटेज। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो उस सभ्यता के लोग छोड़ करके गए, बाद के लोगों ने उसे लेटर में अपनाया। Though the Indus Valley civilization came up to an end around 1500 BC, यानी कि 1500 के आसपास तक देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। It did not lead to the total disappearance of all the feature of this civilization। देखो, मानव सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इसके जो फीचर्स थे, इसकी जो बातें थी, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। उसके पीछे का रीजन क्या था कि देखो, जब किसी एक जगह पे कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो बाहर के लोग भी उसे सीख लेते हैं, तो यदि वहाँ से ख़त्म भी हो जाए तो बाहर में वो अवशेष बचा रहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हुआ कि ये सभ्यता में पतन तो हुआ, लेकिन यहाँ की जो बातें थी, जो चीज़ें थी, वो अन्य सभ्यता के लोगों के द्वारा अपनाई गई। मेनी ऑफ इट्स फीचर वेयर ऑब्जर्व इन द लेटर कल्चरल डेवलपमेंट। विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुई उसमें इस फीचर्स को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया और उसे अपनाया गया। द हड़प्पन वे ऑफ मेकिंग बेक्ड पोट्री, जो हड़प्पा की मिट्टी की जो बर्तन बनाए जाते थे या पोट्रीज जो थी पका करके तैयार करना, वो आज के टाइम तक चल रही है।
ब्रिक्स यानी कि ईंट आज के टाइम तक चल रही है, उसे हमारी सभ्यता ने अपनाया, यानी कि लेडर के जो सिविलाइजेशन थे उन्होंने अपनाया। बीड्स यानी कि ये जो मनके या मोती बनाने होते हैं। ज्वेलरीज आज के टाइम पे भी चल रही है। टेक्सटाइल्स आज के टाइम पे भी चल रही है। टेक्सटाइल यानी कि जो ये कपड़ा मार्केट है चलता ही है। ETC वॉज अडॉप्टेड बाई द लेटर सिविलाइजेशंस, आज के टाइम पे भी देखते हैं तो हम लोग पाते हैं खाबूस सिविलाइजेशंस के जरिए हमने इसको अडॉप्ट किया। One of the most remarkable achievement of the Harappan people was the cultivation of cotton, which was adopted by the Egyptian after the several centuries. जो हड़प्पा के लोग थे वो कॉटन की खेती करते थे, उसे उनकी सभ्यता तो खत्म हो गई, लेकिन इस कल्चर को बाद में इजिप्टियन यानी कि मिस्र के लोगों के द्वारा इसे अपना लिया गया और मिस्र में कॉटन की खेती होने लगी। The worship of Pashupati Shiva was and the female deity as mother goddess, sacred trees, animals were adopted in the later Hinduism and some of these continue even today. जैसे पशुपतिनाथ की मूर्ति देखते हैं तो उससे पता चलता है हाँ ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते रहे होंगे। फीमेल डेटी से पता चलता था हाँ मदर गॉडेस की पूजा करते रहे होंगे। तो आज के टाइम पे देखते हैं जो हिंदुइज्म है यानी कि हिंदू धर्म है, तो इसमें भी देवियों और देवताओं की पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, जैसे पीपल के पेड़ को पूजा जाता है, नीम की पूजा की जाती है और विभिन्न प्रकार के एनिमल्स की भी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता से बहुत सी चीज़ें बाद की जो सभ्यताएं आई उन्होंने सीखा और आज भी बहुत सी सभ्यताओं में उसका पालन किया जा रहा है। दोस्तों ये थी सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसमें सिंधु नदी घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, समाज के भागों में बटा हुआ था, समाज में क्या कौन कौन से व्यवसाय चलते थे, क्या क्या बिजनेस होते थे, और साथ ही साथ में उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, उसने क्या क्या हेरिटेज छोड़ा जो बाद की सभ्यताओं ने अपनाया, जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया। इसके पहले के वीडियोस में सिंधु नदी घाटी सभ्यता का उदय, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, इन सब के बारे में हमने चर्चा की है। यदि अभी तक आपने लास्ट वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देखिए, हमने स्टार्टिंग से इसको समझा रखा है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम द सिस्टम बाय विच वेस्ट वाटर इज ड्रेन आउट फ्रॉम द हाउस और एनी अदर प्लेस, यानी कि जैसे नाली, हम लोग हिंदी में अभी नाली समझते हैं, ये उस समय की सभ्यता में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। जो हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हाँ सिंधु नदी घाटी सभ्यता का ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। छोटी छोटी नालियाँ घर से निकली होती थी, एक बड़ी सी नाले में मिलती थी, फिर वो बड़ी बड़ी नालियाँ जाकर के एक और बड़े नाले में मिलती थी। इस तरीके से जो पानी होता था वो निकल करके बाहर चला जाता था और किसी तरीके से कोई प्रदूषण नहीं होता था। खास बात ये थी कि जो नालियाँ बनी हुई थी इन नालियों को ऊपर से ढका भी जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्टिफाइड द प्रोटेक्ट अ प्लेस अगेंस्ट अटैक बाय द बिल्डिंग अ वॉल, उसे कहते हैं फोर्टिफाइड। यानी कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन यदि करना है तो हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ से एक दीवार खड़ी कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्टिफाइड। और इस सभ्यता में देखते हैं कि चारों तरफ से एक दीवार खड़ी थी और उसी के बीच में लोग रहते थे ताकि बाहर से कोई भी आक्रांता न आ पाए। ड्वेलिंग हाउस होता है द हाउस दैट आर यूज्ड बाय अ रेजिडेंट एज देयर लिविंग क्वार्टर्स, उसे कहते हैं ड्वेलिंग हाउस, यानी कि वहां पे रहने के लिए रेजिडेंट के रूप में यूज किए जाते थे। पब्लिक बिल्डिंग होती है वही बिल्डिंग जो कॉमन पर्पज के लिए यूज की जाती है। जैसे हम लोग अभी आज के टाइम पे देखें तो स्कूल एक पब्लिक बिल्डिंग होती है, एक कॉमन पर्पज होता है कि लोग वहां पे एजुकेशन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनरी अ प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, यानी कि अन्नागार कहते हैं हिंदी में, जहां पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है। डॉकयार्ड होता है एन एनक्लोज एरिया ऑफ द वाटर इन पोर्ट एंड द लोडिंग अनलोडिंग एंड रिपेयर ऑफ द शिप, उसे हम कहते हैं डॉकयार्ड। आज भी हम लोग डॉकयार्ड शब्द का यूज करते हैं कि डॉकयार्ड में ही जहाजों से लोडिंग होती है, उसमें अनलोडिंग होती है और उसकी रिपेयरिंग का काम होता है। नेक्स्ट वन है एम्यूलेट्स एन ऑर्नामेंट आर स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी लाइक ए आर्मबंद वोन टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द एविल, उसे हम कहते हैं एम्यूलेट, यानी कि बाजूबंद हिंदी में कहते हैं। जो देखते हो कि भुजाओं पे पहना जाता है उसे बाजूबंद कहा जाता है। ये उस सभ्यता की एक देन ही है। उसे पहनने से क्या होता था कि जो हमारी भुजाएं होती थी वो किसी बाहरी प्रहार के से बच जाती थी, यानी कि शिवरात्रि कोई भी बाहर से प्रहार किया तो हाथों पे एमुलेट पहनने से वो सिक्योर हो जाती थी, सेफ हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेडल्स अ बेल्ट आर द कोर वोन अराउंड द वेस्ट टू कीप क्लोथ इन पोजीशन। ग्रेडल होता है जिसे करधनी कहते हैं, करधन,
ये आज भी सभ्यता में आप देखेंगे तो महिलाओं के जरिए पहना जाता है। इसका मेन काम होता था कि जो कपड़े पहने जाएं वो कपड़े पोजीशन पे हो। खास करके जैसे हम लोग देखते हैं, यदि पुरुष समाज में देखें तो लोग बेल्ट का यूज़ करते हैं कि कपड़े को इन करने के बाद में पैंट के ऊपर से बेल्ट लगा लेते हैं कि कपड़े जो हो वो अपने पोजीशन पे बने रहें। तो ठीक वैसे ही ग्रेडल्स होती है, यानी कि गर्दन होती है, महिलाओं के द्वारा उसको बेयर किया जाता है कि साड़ी या जो भी अन्य कपड़े पहनते हैं वो अपने पोजीशन पे बने रहें। फ्रेंड्स, सोच सकते हैं कि जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं ये उस सभ्यता के लोगों की देन है। वो सभ्यता के लोग कितने एडवांस सोच के थे। नेक्स्ट पॉइंट है टेराकोटा। टेराकोटा रेडिश ब्राउन बेक्ड क्ले यूज्ड टू मेक पोटरी फिगर्स एंड स्टैचूज। यानी कि रेडिश ब्राउन का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा लाल भूरे कलर का एक पकी हुई मिट्टी होती थी जो कि बर्तन बनाने में या किसी चित्र को या मूर्ति को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था। शील्स हैं क्ले टेबलेट विद द डिजाइन ऑफ देम यूज्ड बाय द मर्चेंट टू स्टैम्प देयर गुड। जिस तरीके से आज स्टैंप मोहर लगती है कागजों में, ठीक वैसे ये लोग अपने सामान की पहचान के लिए, जो उस समय के मर्चेंट लोग थे, व्यापारी लोग, वो अपने सामान की पहचान के लिए इस सील का यूज करते थे। अगला पॉइंट है डेसिफर, टू डिकोड द मीनिंग ऑफ द लेटर टू अ स्क्रिप्ट और रीड अ स्क्रिप्ट। इसे कहते हैं डेसिफर। तो डिकोड करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग तो अभी तक जैसा पढ़े हैं, जो अभी तक में जो जैसा देखा जाता है, तो अभी तक की इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, जो इसकी लेख है, उसको पूरी तरीके से डेसिफर नहीं किया गया है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आई होप ये जो वर्ड्स थे, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहे होंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर देख लेते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन इज फर्स्ट नोन सिविलाइजेशन इन इंडिया दैट फ्लोरिस्ड बिटवीन द 2500 BC एंड 1500 BC। यानी कि 2500 से 1500 BC के बीच में हम देखते हैं, लगभग 1000 साल के बीच में, कि ये सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये पहली ज्ञात भारत की सभ्यता है। द सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स ओन टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज बिल्डिंग लाइक द ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज। इस सभ्यता में हम कुछ खास बातें देखते हैं, जैसे इनकी टाउन प्लानिंग हो गई, इनका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इनके बिल्डिंग बनाने का तरीका हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेनरीज हो गई, और इनकी रोड सिस्टम को देखते हैं। तो ये कुछ ऐसी खास बातें थी जो इस सभ्यता को यूनिक बनाती हैं। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, रूलर एंड नोबल, रिच मर्चेंट, क्राफ्टमैन एंड द फार्मर। यानी कि ये जो समाज था ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु नदी घाटी सभ्यता 3 वर्गों में बटी हुई थी कि श्रेष्ठ जो लोग होते थे, शासक होते थे, वो रिच मर्चेंट, व्यापारी, क्राफ्टमैन, और लास्ट में फार्मर लोग के लिए। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इस चैप्टर का। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यदि ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता को, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में A to Z सभी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।